के बाद से 4 बार तक हो चुका है। पता नहीं मोदी जी प्रशासन चला रहे हैं कि अपनी व्यक्तिगत कोटरी बना रखा है देश को। और इसके पहले शुरू करते हैं नृपेंद्र मिश्रा, उनके लिए कानून बदला गया। पीके मिश्रा जी का कई बार टेन्योर बढ़ाया गया, डोभाल जी का भी बढ़ाया गया। इनको क्या देश में अधिकारी मिलते ही नहीं? तो एक कोठरी है, एक कोठरी के माध्यम से चला रहे हैं, एक ग्रुप है। वरना रिसफलिंग होना जरूरी है और नए लोगों को मौका देना चाहिए। तमाम सारे टैलेंट है, लेकिन आश्चर्य होता है कि पहले बार ऐसा हो रहा है इस देश में कि जैसे 140 करोड़ के देश में कोई सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है, इतने आईएएस पढ़े हुए हैं और भी सर्विसेज के लोग हैं, वो कैबिनेट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी लायक नहीं है। ये क्या है भाई? ये तो अपना एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ द पीपल हु आर रनिंग द कंट्री। ये तो देश के लिए ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। और परफॉर्मेंस कैसा है? 370 धारा हटाने के पीछे यही लॉजिक थी कि वहां शांति कायम हो जाएगी। कौन सी शांति कायम हो रही है? धड़ाधड़ वहां पर आतंकी घटनाएं हो रही हैं। सर, आरएसएस कैसे देख रहे हैं इस पूरे आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते? नहीं, आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते में खटास जरूर आई है और इन्होंने तो आरएसएस को भी एक तरह से किनारे लगा दिया है। अब इंद्रेश कुमार जी जब विपक्ष में थे तो ज्यादा वैल्यू थी, और जितने संघी थे या हिंदुत्व के आवाजें थी, करीब करीब सबकी लुप्त हो गई। चाहे वो रविशंकर हैं, आर्ट ऑफ लिविंग वाले। जब कांग्रेस का हुकूमत थी इस देश में तो विदेश से आते थे तो ऐसा लगता है कि रविशंकर जी आ रहे हैं देश में, अखबारों में छपते थे। रामदेव की बात है या शंकराचार्यों की बात है और आरएसएस के भी तमाम सपोर्टर्स का आज दो की ही आवाज है। तो इनको गायब तो कर दिया, चर्चा से गायब कर दिया, अखबारों से गायब कर दिया। और जो शक्ति सरकार की थी उससे भी वंचित उन्होंने किया है। ये गुजरात लॉबी खासतौर से उद्योगपतियों को पूरे देश में बिछा दिया, चाहे ठेकेदार हों, कंट्रैक्टर हों या बड़ी ट्रेडिंग करने वाले हों या कंस्ट्रक्शन में लोग लगे हुए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लगे हैं, वरीयता उनको दी गई है। तो आरएसएस जो सोच रहा था वो हो नहीं पाया और इनको किनारे लगा दिया। और इससे ज्यादा समझने के लिए रह गया कि जब जेपी नड्डा जी ने कह दिया कि अब आरएसएस की बैसाखी पर हम नहीं अपने बूते पर खड़े हो गए, तो एक तरह से झिड़क दिया है, एक तरह से दुत्कार दिया है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है। और इंद्रेश कुमार जी को ये पूछना चाहिए या भागवत जी को कि आपकी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती क्यों आप बीजेपी के पीछे लगे हुए या समर्थन कर रहे हैं? सीधा सीधा कह दीजिए, लेकिन सीधा भी नहीं कहते ये लोग। बिल्कुल करना चाहिए, इसलिए कि ये लोग सेकुलर लोग हैं और खासतौर से दोनों का कि अल्पसंख्यक भी आवाज है। तो सबसे पहले तो इनको मांग करना चाहिए कि हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को जेल से रिहा करें। अदालत जब सजा देगी तो जेल जाएंगे, तो कम से कम इनके साथ जोड़ने से या मोदी के कैबिनेट या सरकार के हिस्सा बनने से इतनी तो मांग करना चाहिए। और स्पीकर की पोस्ट तो जरूर लेनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि जेडीयू या टीडीपी को कोई महत्वपूर्ण स्थान कैबिनेट में दिया गया। ज्यादातर तो मंत्री वही रिपीट किए गए। जो पावरफुल मंत्रालय हैं एक भी बीजेपी के बाहर नहीं है। पता नहीं ऐसे कैसे हुआ है, तो कोई न कोई बात होगी। तो मैं उम्मीद लगा रहा हूं या लोगों ने अंदाज लगा रखा है कि टीडीपी जरूर स्पीकर की पोस्ट लेगी।
सर नीट एग्जाम को लेकर काफी विवाद चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट करके कहा राफेल में कोई एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन जेपीसी नहीं बैठा थे। पेगासस में सरकार ही पेगासस खरीद सकती है, उसके बारे में भी इन्होंने डिनाई कर दिया। और अडानी के मामले में भी इन्होंने अपना हाथ खींच लिया कि हम उसके पीछे नहीं है। उसी तरीके से नीट का ही एग्जाम नहीं, तमाम सारे एग्जाम में ये ऐसा हुआ है, पर्चे लीक हुए हैं, छात्रों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, नौकरी वैसे ही खत्म कर दिया है इन्होंने। जहां अति आवश्यक नौकरी है वहां तो बचा है, बाकी तो सब बेच बाच रहे हैं। और 30 लाख सरकार में नौकरियां पड़ी हुई है, उसके ऊपर भर नहीं रहे हैं। ऊपर से नीट का जिस तरह से पेपर लीक हुआ है, और यही नहीं तमाम सारे पेपर लीक हुए हैं। ये मोदी सरकार में ही क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब दोहरा तेहरा मार पड़ रही है यूथ के ऊपर। एक तो रोजगार नहीं है, और थोड़ा बहुत रोजगार है तो वहां बेईमानी हो रही है, नकल हो रही है, पर्चा लीक हो रहा है।